नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम चालक की धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चालक की धारिता जो शब्द है ये किसी भी चालक द्वारा आवेश को स्टोर करने की क्षमता को निरूपित करता है कि कोई भी चालक कितना आवेश स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम धारिता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो जैसे जैसे हम उस पर आवेश का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस चालक पर विभव का मान बढ़ता जाता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे सपोज हमारे पास में ये एक पानी की टंकी है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है कि ये 200 लीटर पानी स्टोर कर सकती है। ये टंकी जो है ये 200 लीटर पानी स्टोर कर सकती है। अभी इसमें कोई भी पानी, थोड़ा भी पानी नहीं है। अब देखिए, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, यहाँ पर इस पानी का लेवल इसमें जैसे जैसे हम पानी की मात्रा इसमें बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है। समझ रहे हो बच्चों कि जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे वैसे वैसे इसमें पानी का लेवल बढ़ता जाता है। ऐसे ही सेम किसी भी चालक को हम आवेशित करते हैं तो उस पर आवेश का मान बढ़ाने पर उसमें विभव का मान बढ़ता जाता है। अब देखिए, टंकी के केस में यहाँ पर पानी जो काम कर रहा है वही काम किसी चालक के केस में आवेश का होता है। और आवेश किसी चालक को हम देते हैं तो आवेश का मान बढ़ाने पर उसमें विभव का मान बढ़ता है। जैसे टंकी में पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी भी चालक पर आवेश का मान बढ़ाने पर उसमें विभव का जो मान है वो उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। इसका मतलब आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। किसी भी चालक को दिया गया आवेश जो होता है वो समानुपाती होता है विभव के। अब देखिए, समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो Q इज इक्वल टू आता है CV। यहां पर C क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। C एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। इस C को हम क्या कहेंगे? उस चालक की धारिता कहते हैं। ये जो नियतांक है इसी को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। अब देखिए, C इज इक्वल टू क्या होता है? अब C इज इक्वल टू अपन फाइंड करें तो क्या होता है? Q अपॉन V। तो चालक की धारिता को हम इस सूत्र से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। ये समीकरण 1 हम कह देंगे और इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। तो देखिए, चालक की धारिता को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के संगत विभव वृद्धि का अनुपात ही उस चालक की धारिता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने पढ़ा है कि किसी भी चालक को हम आवेश का मान बढ़ाते जाते चालक पर तो उसी अनुपात में उस पर विभव का मान भी बढ़ता जाता है। आवेश बढ़ाएंगे तो उस पर विभव का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे किसी टंकी में हम पानी डालते जाते हैं तो पानी डालेंगे तो इसका लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेवल भी इसका बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा पानी डालेंगे। ऐसे ही किसी चालक को हम जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ही उसमें विभव वृद्धि होती जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम किसी भी चालक को कितना भी आवेश दे सकते हैं, अनलिमिटेड आवेश दे सकते हैं। नहीं, हर एक चालक की एक कैपेसिटी होती है कि वो उतना चार्ज तो वो स्टोर करेगी, उससे ज़्यादा अगर हम उसको चार्ज दे देते हैं तो वो चार्ज लीकेज होने लग जाता है। जैसे इस टंकी के एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इस टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 200 लीटर पानी ये स्टोर कर सकती है। अगर मैं इसको 200 लीटर पानी देता हूं तब तक तो ये पानी को स्टोर करेगी। उसके बाद में अगर मैं और इसमें पानी डालता हूं तो क्या होगा? पानी इधर बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही सिर्फ 200 लीटर पानी को स्टोर करने की थी। ऐसे ही हर एक चालक जो होता है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब ये कैपेसिटी किस चीज पर निर्भर करती है उसको भी हम इस टंकी के उदाहरण से बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। देखिए, ये टंकी छोटी है तो इसकी कैपेसिटी है 200 लीटर पानी स्टोर करने की।
अगर इसका आकार बढ़ा दिया जाए, इसका साइज बढ़ा दिया जाए, एक बड़ी टंकी ले ली जाए, तो वो ज़्यादा पानी स्टोर कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चालक, सेम ऐसे ही किसी भी चालक का अगर आकार बड़ा है तो वो ज़्यादा आवेश को स्टोर कर सकता है। तो ध्यान रखना है, किसी भी चालक की जो धारिता होती है उसके आकार और आकृति पर निर्भर करती है, उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। इसको फिर से देखिए, टंकी के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लिया ये टंकी थी, इनिशियली अभी तो भर गई है, इनिशियली खाली थी और इसकी कैपेसिटी थी 200 लीटर पानी को स्टोर करने की, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी भी नहीं डाला है, कुछ भी पानी मैंने नहीं डाला इसमें, तो क्या इसकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं होगी? नहीं, इसकी कैपेसिटी उतनी की उतनी है, 200 लीटर। अब पानी नहीं डाल रहे तो भी कैपेसिटी तो इसकी 200 लीटर है ना, ये 200 लीटर पानी को स्टोर कर सकती है। या फिर अगर हम 200 लीटर ज़्यादा डालते हैं तो क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती, इसकी कैपेसिटी फिर भी 200 लीटर ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चालक की जो ऐसे ही किसी भी चालक की जो धारिता होती है उसको दिए गए आवेश और उसके संगत विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चालक की धारिता उसको दिए गए उसके आकार और आकृति पर निर्भर करती है, दिए गए आवेश पर नहीं। और उसके अलावा भी अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है, किसी माध्यम पर भी निर्भर करती है कि किस माध्यम में रखा है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, टंकी के एग्जाम्पल से हम धारिता को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। तो अगर हम आवेश और विभव के मध्य एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ एक सरल रेखा आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो देखिए, ग्राफ किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके संगत विभव वृद्धि के मध्य हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है? एक सरल रेखा आता है। इस अक्ष पर मैं विभव ले लेता हूं, एक्स पर आवेश ले लेता हूं। तो आवेश का मान बढ़ाने पर विभव बढ़ता जाता है, तो ग्राफ एक सरल रेखा आएगा ऐसा। अब देखिए, यहां पर मान लिया थीटा एंगल है और इस सरल रेखा का जो ढाल होता है वो चालक की धारिता के बराबर होता है। अब इसका ढाल हम निकालें तो देखिए, अब ढाल के लिए हम स्लोप फाइंड करते हैं हम, तो ढाल के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं, tan थीटा फाइंड करते हैं। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा? q के बराबर हो जाएगा और ये बेस v के बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अपॉन v। अब हमें पता है समीकरण 2 से q अपॉन v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? c। तो देखिए, ढाल बराबर tan थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? c के। तो याद रखना है, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके संगत विभव वृद्धि के मध्य हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा आता है और उस सरल रेखा का जो ढाल होता है वो उस चालक की धारिता के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं इसके आधार पर, इस समीकरण के आधार पर कि चालक की जो धारिता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, मात्रक हम देखें यहां पर, तो मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक हम क्या लिखते हैं? कूलाम। और ये विभव है तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो किसी भी चालक की धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। इसलिए चालक की धारिता का मात्रक फैरड होता है और उसको हम कूलाम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक फैरड धारिता का मात्रक हम देखें तो कैसे देखेंगे? इस फॉर्मूले से देखिए, हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। अब यहां पर अपन देखेंगे यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तथा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो ये 1 कूलाम पर वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? फैरड लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? C बराबर 1 फैरड, और फैरड का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल हम
कैपिटल F हम काम में लेते हैं। तो देखिए 1 फैरेड धारिता को हम कैसे परिभाषित करते हैं। यदि किसी चालक को, कोई भी चालक है, उसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट हो जाती है तो उस चालक की धारिता का मान 1 फैरेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि फैरेड जो होता है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके हम छोटे मात्रक भी हम काम में लेते हैं। जनरली न्यूमेरिकल्स में छोटे मात्रक हम काम में लेते हैं क्योंकि फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो छोटे मात्रक क्या होते हैं, देखिए 1 मिली फैरेड, इसको हम लिखते हैं 1 mF, तो ये हो जाए 10⁻³ फैरेड के। उसके बाद 1 माइक्रो फैरेड, ये होता है, इसको हम लिखते हैं μF, और ये होता है 10⁻⁻6 फैरेड के। उसके बाद में आता है 1 नैनो फैरेड, इसको हम लिखते हैं 1 NF, और 1 नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड के बराबर होता है। उसके बाद आता है 1 पिको फैरेड, और ये 1 PF, और ये पिको फैरेड होता है 10⁻⁻12 फैरेड। कई बार न्यूमेरिकल्स में, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ जाता है 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, तो उसका मतलब भी पिको फैरेड ही होता है। तो इसको भी हम लिखेंगे 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है। तो देखिए फैरेड जो होता है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसके छोटे मात्रक मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड या फिर माइक्रो फैरेड हम काम में लेते हैं। जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको यही मिलेंगे। अब ये 1 फैरेड धारिता का बड़ा मात्रक होता है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा एक न्यूमेरिकल के द्वारा, वहां आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में 1 फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ये था 1 फैरेड की परिभाषा। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो धारिता होती है उसका विमीय समीकरण क्या होता है, वो भी हम इस समीकरण की हेल्प से ही देखेंगे। तो देखिए धारिता का विमीय समीकरण हम देखें तो यहां विमीय समीकरण हम देखते हैं। तो विमीय समीकरण क्या हो जाएगा, इसके विमा और इसके विमा। तो विमीय समीकरण क्या हो जाएगा, C = हमें पता है Q/V, और V को हम क्या लिख सकते हैं, W/Q, विभव है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं Q, और V की जगह W/Q। अब ये Q ऊपर चला जाएगा तो C = हम लिख सकते हैं Q² में W। अब हम विमा इसके लिखना है तो इन दोनों की विमा लिख दो। तो इसकी विमा, आवेश की विमा क्या होती है, A × T, A1T1। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, अपॉन में W की जो विमा होती है M1L2T-2। तो फाइनली हम सॉल्व करके लिखें तो कैपेसिटेंस जो होता है, धारिता जो होती है, उसकी विमा हमारे पास आ जाती है M-1 L-2। अब देखिए T⁻2 यहाँ रहेगी, T⁻2 नीचे है, इस ऊपर से आएगी तो T⁻+4 और A2। ये कैपेसिटेंस की विमा आ जाती है। धारिता की विमा हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो ये था आपका, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। धारिता जो होती है किसी भी चालक द्वारा आवेश को स्टोर करने की क्षमता होती है। उसको हम कैसे निकालते हैं कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, और ये समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि ये हमने धारिता का बेसिक फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अब अगर एक गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक, उसकी धारिता कितनी होगी वो हम फाइंड करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, देखो उससे पहले मैं इनको मिटा देता हूं। एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या हम R लेते हैं। उस गोलीय चालक की
त्रिज्या r है और उसको हम जब q आवेश देते हैं तो उसकी धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, वो सब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। देखिए हमारे पास में एक r त्रिज्या का ये गोला है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, चालक गोला। अब ये ठोस भी हो या फिर खोखला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसको दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। अगर ये ठोस है तब भी इसके पृष्ठ पर रहेगा, और अगर ये खोखला है तब भी इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहता है। तो हमने इस पर पहले इनिशियली कुछ भी आवेश नहीं होता है, तो हम इसको 0 से लेकर कैपिटल Q तक हम इसको आवेशित करते हैं। तो कितना हमने इसको आवेश दे दिया, Q आवेश दिया। तो देखिए जब हम इसको Q आवेश से आवेशित कर देते हैं तो इसके पूरे पृष्ठ पर विभव एक समान रहता है, और उस विभव का मान कितना होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए चालक के पृष्ठ पर विभव V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने किसी भी गोले चालक के कारण अलग अलग बिंदुओं पर विभव कितना होता है तब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो देखिए किसी भी Q आवेश से आवेशित गोले चालक जो होता है उसके पृष्ठ पर विभव का मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। अब देखिए इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, तो धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है धारिता के सूत्र से, अभी अभी हमने देखा है। तो धारिता के सूत्र से C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब देखिए V की जगह ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो देखिए ऊपर तो क्या है हमारे पास Q है, और V की जगह हम ये वैल्यू पुट करें के क्यू अपॉन R। अब यहाँ Q से Q कैंसिल आउट हो जाता है और R ऊपर आ जाएगा, तो C का जो फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास आ जाता है R अपॉन K, और यही एक विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो R अपॉन K होती है, जहाँ K एक कांस्टेंट होता है और इस K की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो C का जो फॉर्मूला आ जाता है R अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली C का फॉर्मूला आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो देखिए इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है, चाहिए फॉर्मूला ले लो चाहिए ले लो एक ही बात है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो C है वो समानुपाती है किसके, R के। कि किसी भी गोले चालक की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होती है उसकी धारिता का मान उतना ही ज़्यादा होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था कि किसी भी चालक का आकार, त्रिज्या का मतलब होता है आकार, त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब आकार बढ़ रहा है, तो किसी भी चालक का आकार जितना बड़ा होता है उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी विलगित गोले चालक की धारिता फाइंड कर सकते हैं, इसकी या इसकी हेल्प से। ठीक है, ये कब होता है, जब ये गोले चालक जो है ये निर्वात या वायु में स्थित हो। अगर मान लीजिए ये गोले चालक निर्वात या वायु में स्थित ना होकर किसी माध्यम में स्थित हो और उस माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो देखिए माध्यम में हम देखते हैं, माध्यम में धारिता और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो देखिए सिंपल हम इस फॉर्मूले की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, तो सी एम, एम यहाँ मीडियम में धारिता के लिए लिया है मैंने, वो क्या हो जाएगा देखिए 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। यहाँ ये एप्सिलॉन क्या है, जिस भी माध्यम में हम रख रहे हैं उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हमें पता है कि ये
निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो सी एम इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और कैपिटल आर। अब देखिए एप्सिलॉन आर को हम क्या करें, आगे ले लूँ मैं अलग कर लूँ, तो सी एम इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब देखिए इस इक्वेशन से हम देखें यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह। तो सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इस गोलीय चालक को किसी माध्यम में हम रख देते हैं और उस माध्यम का परावैद्युतांक अगर एप्सिलॉन आर होता है तो माध्यम में रखने पर इस चालक की धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है जितना निर्वात में होता है उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है माध्यम में रखने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मात्रक बताया था धारिता का, वहां पर आपको बताया था कि 1 फैरेड जो होता है वो धारिता का बड़ा मात्रक होता है। वो कैसे, वो एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझते हैं हेल्प से। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। वो न्यूमेरिकल एक बार बोर्ड एग्जाम पूछा था, काफी आसान है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन हमारे पास कि किसी 1 फैरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। पूछा है कि 1 फैरेड अगर धारिता है किसी भी गोलीय चालक की तो उस चालक की त्रिज्या कितनी है। फिर आगे इसमें ओवरराइड कर रखा है, क्या आप इस चालक को अपनी अलमारी में रख सकते हैं। स्पष्ट करना हमें। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि गोलीय चालक है उसकी धारिता कितनी है 1 फैरेड। धारिता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। C इज इक्वल टू 1F। तो हमें फाइंड क्या करना है, उसकी त्रिज्या फाइंड करनी है, R कितना होगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि गोलीय चालक जो होती है उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू R अपॉन K होता है। तो देखिए यहां से हमारे पास C की जगह 1 फैरेड हम पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू R अपॉन K की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए R हमें फाइंड करना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अब देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये बहुत ही बड़ी त्रिज्या हो गई, लगभग पृथ्वी के आकार से लगभग 1400 गुना ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि पृथ्वी जो होती है सिर्फ कितनी होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, जबकि यहाँ 10 की पावर 9 आ रहा है, तो पृथ्वी के आकार की तुलना में तो बहुत बड़ा आकार हो गया। इसका मतलब अगर किसी भी गोलीय चालक की धारिता 1 फैरेड होती है या 1 फैरेड होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, तभी उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। अब देखिए आपको खुद को पता चल गया होगा, क्या इतने बड़े चालक को हम अपनी अलमारी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। समझ गए? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये था कि आपको ये समझाना कि जो फैरेड होता है वो धारिता का बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि 1 फैरेड धारिता होने के लिए त्रिज्या इतनी बड़ी होनी चाहिए उस गोलीय चालक की। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने धारिता क्या होती है, धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, एक गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, और उस पर आधारित हमने एक न्यूमेरिकल किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।